हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का फिर अति महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो एक साल गैप करके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और मेरा जो पिछला वीडियो था जो भारत में राज्यों को दर्शाने वाला, वो काफ़ी लोकप्रिय रहा है। आप लोगों की असीम कहा जाए आप लोगों की जो कृपा रही है अपरंपार रही है, लेकिन उसमें सब्सक्राइबर हमारे ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। 4000 से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर एक व्यक्ति किया होता तो जो मेरा टारगेट है 1000 का, वो पूरा हो गया होता। फिलहाल जो भी हो, आप लोग चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें कि ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटोवान बिस्मार्क इटली, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन, ये तो जाहिर सी बात है, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं। तो जो ऑटोवान बिस्मार्क था ना, उसका संबंध जर्मनी से था और इसने जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बात के लिए भी इसको जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो आप जानते हैं कि जर्मनी कई भागों में टूटा था, इटली कई भागों में टूटा था। तो जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें विलियम प्रथम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये ऑप्शन हमारा विलियम प्रथम सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, निम्नलिखित में 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राजतंत्र था। किस प्रकार का राजतंत्र था। किस प्रकार का राजतंत्र था। तो जो 1789 में जो फ्रांस था, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में ही हुई थी, जैसे आपको पता है। तो 1789 में वो असीमित राजतंत्र था, काफ़ी इलाकों में फैला हुआ था, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रजातंत्र तो था नहीं वहाँ, सीमित राजतंत्र नहीं था और गणतंत्र में नहीं था। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो केंद्रीय शक्तियाँ और ध्रुवीय राष्ट्र, दो विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें दो ग्रुप थे, दो समूह थे। उसमें एक समूह था केंद्रीय शक्तियों का और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्रों का, यानी मित्र राष्ट्रों का। तो इसमें जो फ्रांस था, इसमें रूस शामिल था, रूस। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बहुसंख्यक मतलब वो होता है जो लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं। तो बहुसंख्यक वर्गों में तमिल, सिंगली, ईसाई और मुस्लिम। तो मैं बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा उस संख्या में वहाँ थे वो थे सिंगली, तमिल नहीं थे। तमिल इंडिया से जाके बसे हुए लोग हैं। ईसाई भी नहीं थे। मुस्लिम और ईसाई और हिंदू वहाँ तो बहुत अल्पसंख्यक में है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा सिंगली होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में है। अगला जो हमारा प्रश्न है, याद रखिएगा कभी कभी 1 नंबर में भी पूछता अति लघुत्तरीय प्रश्नों में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली। संघीय राज्य का मतलब जो देश की जिस पर 2 प्रकार का शासन चलता हो, जैसे दिल्ली है। दिल्ली भारत का संघीय राज्य नहीं है। 2 प्रकार के शासन और राज्य को संघीय राज्य नहीं कहा जाता है। महाराष्ट्र में अपनी सरकार है, पंजाब में अपनी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार है। लेकिन दिल्ली में 2 प्रकार के शासन होता है, एक तो सीधे केंद्र सरकार होती है और दूसरा वहाँ के राज्य सरकार, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो इस प्रकार की यहाँ दोहरी शासन होती है। दोहरी शासन वाले राज्य संघीय राज्य में नहीं आते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमियों की क्षय होना। किसी न किसी प्रकार से उनकी उर्वरा शक्ति का कम हो जाना, ये भूमि
निम्नलिखित में आता है? तो गहन खेती मतलब गहरी खेती करना, ज़्यादा मात्रा में अधिक पैर पर फसलें निकालना, वनोन्मूलन मैंने जंगलों को काटना, अधिक सिंचाई यानी पानी ज़्यादा देना है खेतों में जिससे उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, लेकिन अति पशुचारण से सबसे ज़्यादा भूमि निर्मीकरण पंजाब में हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, याद रखिएगा, 1 नंबर में भी पूछता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन का मतलब वो संसाधन जिस पर वो स्वयं व्यक्ति का अधिकार नहीं रह जाता है। तो बागान है तो ये व्यक्तिगत संसाधन है, लोग बाग बगीचे लगाते हैं, उनका होता है। भूमि मतलब खेती बाड़ी है, ज़मीन है, घर बनाने के लिए वो भी उनका ही ज़मीन है, उस पर उनका अधिकार है। चरागाह है तो चरागाह भी एक व्यक्ति होता है जिसमें चरा कर लोगों से उसमें कुछ पैसे उसे लिए जाते हैं, तो चरागाह भी व्यक्तिगत संसाधन है। खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो खनिज संसाधन हमारा सही हो सकता है, ऑप्शन यही सही है। बागान कब हमारा व्यक्तिगत संसाधन नहीं होगा? जब यहाँ सोना चांदी निकल जाए, कोई खनिज संपादन निकल जाए, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस निकल जाए तो वह सरकार का हो जाएगा। आपका घर के नीचे भी निकल गया तो वो सरकार का हो जाएगा, है ना। तो अब जाके ये मतलब आपका नहीं रहेगा। तो खनिज संसाधन है जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं वो आपका नहीं होता, वो सरकार का अधिकार होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? कपास की खेती, अरे जो सूती कपड़े हमारे बनते हैं ना वह, तो कपास की मिट्टी देखिए जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। इसके बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो आगे बता देंगे। लाल मिट्टी है जिसमें मोटे अनाज होते हैं, काली मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी में तो कपास की फसल नहीं होती है, ये उतने उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, लेकिन जो काली मिट्टी होती है ये कपास और गन्ना की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ये ज्वालामुखी के लावा से बनी मिट्टी होती है। कभी कभी इसके बारे में लिखने के लिए आता है, 2-4 लाइन लिख देंगे तो 3 नंबर तो मिल ही जाएगा ऐसे ही। तो काली मिट्टी होती है और ये सबसे ज़्यादा अपने यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ राजस्थान के भागों में पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो मानव विकास रिपोर्ट में देखिए अभी 2018 का आंकड़ा है, इसमें भारत का जो स्थान था ना 130वां प्राप्त हुआ था, यानी हम मानव विकास के मामले में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मीडिया ऐसी सही जानकारी हमारे देश की मीडिया देती नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 1 मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित है? 1 मार्क तमाम आप चीज़ों को देखते हैं, वस्तुएं आती हैं, उनमें कोई ना कोई टैग लगा होता है। तो उसमें दिया है कि उपभोग वस्तु के लिए, तो उपभोग में तो तमाम सारी वस्तुएं हम उपयोग करते हैं तो उपभोग में आ जाएंगी। सेवा वस्तु, सेवा में क्या बस पर टैग लगा होता है? नहीं। जो सेवा लेते हैं मोबाइल में टैग लगा होता है? नहीं। खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी कुछ सिंबल लगे होते हैं, लेकिन खाद्य वाले वस्तुओं में 1 मार्क का सिंबल लगा होता है, हरे रंग का होता है, आपने देखा हो गोल टाइप में। तो इस तरह के वस्तुओं में लगा होता है, या ISI का मार्क लगा होता है। आखिरी और प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसमें बक्साइट दिया, अभ्रक दिया, लौह अयस्क दिया और तांबा दिया है। तो मैं बता दूं मित्रों कि इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो कोडरमा ज़िले में जो झारखंड का है उसमें सबसे ज़्यादा कोई धातु मिलती है तो अभ्रक मिलता है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं खनिज मिलता है तो इंडिया में मिलता है, और सबसे ज़्यादा अपने यहाँ बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में मिलता है। तो अभ्रक पूरी दुनिया का 95% इंडिया में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा टारगेट है कि कम से कम 2-3 महीने में मेरा सब्सक्राइबर जो हो 1000 के पार चले जाएं, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपके द्वारा जो मेरे द्वारा वीडियो बनाए गए हैं, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ और चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको 1-2 बार और देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और एक बार समझ में आएगा तो आप परीक्षा में आसानी से लिखेंगे। परीक्षा में लिखने के लिए हमारी राइटिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए, अच्छे राइटिंग से हम उसको लिखने का प्रयास करेंगे। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, शायद आप लोग की राइटिंग उतनी बढ़िया हो, तो आप लोग राइटिंग भी बनाने का प्रयास करेंगे और साफ़ सुथरा कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।